भाई भाभी को सबक। मम्मी जल्दी से खाना लगा दो ना, बहुत भूख लगी है। प्रिया ने अपनी मम्मी पूनम को आवाज़ लगाते हुए कहा। हाँ बेटा, अभी लगाती हूँ, कहते हुए पूनम जैसे ही खाना लेने रसोई घर में गई तभी उनके फ़ोन की घंटी बज उठी। उन्होंने फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई, हेलो पूनम, मैं नवीन बोल रहा हूँ। नाम सुनते ही पूनम एकदम से सन्न रह गई। एक पल के लिए उसे कुछ समझ नहीं आया, फिर थोड़ी हिम्मत करते हुए बोली, नवीन, इंडिया से आए हुए मुझे पूरे 6 साल हो गए हैं। इन 6 सालों में तो आप सभी को मेरी याद कभी नहीं आई, तो फिर आज कैसे? पूनम, मुझे पता है तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन वो दरअसल मम्मी को तुमसे बात करनी थी, इसलिए तुम्हें फ़ोन किया है। पूनम के भाई नवीन ने अपनी सफाई देते हुए कहा। तो पूनम बोली, अच्छा ठीक है नवीन, हम लोग अभी खाना खा रहे हैं, मैं थोड़ी देर बाद फ़ोन करती हूँ। इतना कहकर पूनम ने फ़ोन काट दिया और चुपचाप खाने की टेबल पर आकर बैठ गई। तो पूनम के पति संदीप ने कहा, क्या हुआ पूनम, किसका फ़ोन था? संदीप, मेरे भाई नवीन का फ़ोन था, लेकिन 6 साल बाद अचानक उन्हें मेरी याद कैसे आ गई? तुम्हें तो याद है जब उस दिन हम लोग शादी करके कोर्ट से सीधा घर आए थे, तो नवीन ने मुझे कितना बुरा भला सुनाया था। आज भी वो शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं। कहते कहते पूनम फूट फूट कर रोने लगी। तो संदीप ने उसे शांत कराते हुए कहा, शांत हो जाओ पूनम, तुम तो मेरी मजबूत बीवी हो। छोड़ो इन सबको, हमें किसी से कोई बात नहीं करनी है, हम एक दूसरे में ही बहुत खुश हैं। हाँ संदीप, वो सब तो ठीक है, लेकिन उन्हें अब मेरी क्या ज़रूरत पड़ गई? उस दिन तो नवीन ने मुझे किसी से मिलने तक नहीं दिया था, गेट से ही वापस भेज दिया था। एक ही पल में सबने मुझे पराया कर दिया था, और आज वो मुझे फ़ोन कर रहा है। मम्मी को भी 6 साल में आज याद आई है मेरी। मुझे अब किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो पूनम, लेकिन अब ज़्यादा चिंता मत करो। पूरे दिन भर में थक गई होगी, जल्दी से सो जाओ, बच्चों को मैं सुला देता हूँ। संदीप ने कहा तो पूनम उठकर कमरे में जाकर सो गई। लेकिन आज उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। बार बार बस यही सोच रही थी, क्या काम होगा जो मुझे फ़ोन किया था? पापा ठीक तो होंगे ना? नवीन से तो बात करने का मन ही नहीं करता, लेकिन पता नहीं मम्मी को क्या बात करनी है मुझसे। इसी सोच विचार में पड़ी पूनम को सुबह के 4 बज गए तो ज़बरदस्ती आंखें बंद करके सो गई। सुबह 6 बजे जब अलार्म बजी तो उसकी आंख खुली, लेकिन सर भारी लगने के कारण वापस सो गई। तभी संदीप ने कहा, क्या हुआ पूनम, आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? अरे नहीं संदीप, मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं सर को फ़ोन करके बता दूंगी। प्लीज़ तुम बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज देना। हाँ ठीक है पूनम, रात भर सोई नहीं ना, इसलिए सर दर्द हो रहा है, थोड़ा आराम करोगी तो सब ठीक हो जाएगा। बोलकर संदीप बच्चों को उठाने के लिए चला गया। तो पूनम भी वापस सो गई। करीब 9 बजे अचानक से फ़ोन की घंटी बजी। तो पूनम की आंख खुली, देखा तो उसी नंबर से फ़ोन था। पूनम ने फ़ोन काट दिया तो बार बार फ़ोन आने लगा। तभी पूनम ने गुस्से से फ़ोन उठाया और बोली, नवीन, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, ऐसे बार बार फ़ोन करके मुझे परेशान मत करो। मैं तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। वो मैं बोल रही हूँ बेटा, तुम्हारी माँ। 6 साल बाद आज माँ की आवाज़ सुनी तो पूनम की आंखें भर आईं। माँ तो आखिर माँ होती है। पूनम के साथ माँ भी अपने आप पर काबू नहीं रख पाई। एक लंबे सन्नाटे के बाद माँ बोली, पूनम, मुझे पता है तुम हमारी शक्ल तो क्या, हमारी आवाज़ भी सुनना पसंद नहीं करोगी, लेकिन बेटा तेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ दिन बाद उनकी 13वीं है, अगर हो सके तो आप आ जाना, बेटी, उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। इतना कहकर पूनम की माँ कल्याणी जी ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन करते ही पूनम फूट फूट कर रोने लगी कि इतने सालों बाद एक फ़ोन आया, और वो भी इतनी मनहूस खबर लेकर। पूनम का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। रोती रोती पूनम ने अपने पति संदीप को फ़ोन लगाया। संदीप, जल्दी से घर आ जाओ, बोलकर पूनम ने फ़ोन काट दिया। तो संदीप घबरा गया कि आखिर पूनम रो क्यों रही है। कुछ समय बाद वो घर पहुंचा तो पूनम दीवार के सहारे बैठी बैठी रो रही थी। पूनम, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, और ये क्या हाल बना रखा है अपना? नवीन का फ़ोन फिर से आया था क्या? नहीं संदीप, माँ का फ़ोन आया था, पापा नहीं रहे, मेरे पापा नहीं रहे। संदीप, मुझे इंडिया जाना है, हम सब चलेंगे, बच्चों को भी बुला लो, हम सब आज शाम ही इंडिया के लिए निकल जाएंगे। पूनम, पहले थोड़ा पानी पी लो, फिर आराम से बैठकर बातें करते हैं। पूनम को पानी का गिलास देते हुए संदीप ने कहा, आराम से क्या, मेरे पापा नहीं रहे और तुम मुझे आराम से बैठने के लिए
कह रहे हो। पूनम ने गुस्से से कहा तो संदीप उसे शांत कराते हुए बोला, नहीं पूनम, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि यहाँ से उठो, आराम से बाहर बैठकर बातें करते हैं। कहते हुए संदीप ने पूनम को वहाँ से खड़ा किया और बाहर हॉल में लाकर बिठाया और बोला, तो पूनम, तुमने इंडिया जाने का मन बना ही लिया है? क्या तुम सच में जाना चाहती हो? देखो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर वाले हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एक बार और आराम से सोच लो। हाँ संदीप, मैंने सोच लिया है। तुम बच्चों के स्कूल में फ़ोन कर दो और हम सब लोग आज ही इंडिया चलेंगे। पूनम ने कहा तो संदीप उसे समझाते हुए बोला, देखो पूनम, बच्चों के पेपर आ रहे हैं, उनकी छुट्टी का तो कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए तुम चली जाओ और मैं यहाँ रहकर उन्हें संभाल लूँगा। तुम अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेना, मैं कल की तुम्हारी टिकट करवा देता हूँ। तो पूनम को भी संदीप की बात ठीक लगी और उसने हामी भर दी। अगले दिन संदीप पूनम को एयरपोर्ट पर छोड़ने आया तो उसे गले से लगाते हुए बोला, अपना ख्याल रखना, पूनम पहुँचते ही फ़ोन करना। मैंने सुमित और पापा को फ़ोन कर दिया है, सुमित तुम्हें सीधा एयरपोर्ट लेने आ जाएगा और जितना जल्दी हो सके वापस आने की कोशिश करना। तो पूनम ने भी हाँ में सिर हिला दिया और उसे बाय करते हुए बोली कि बच्चों का ध्यान रखना, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। पूनम का आज का सफ़र मानो कठिन ही रहा था। पापा के साथ बिताई अपने बचपन की बातों को याद करके पूनम की आंखें नम हो आईं। कैसे बचपन में पापा उसकी हर जिद को पूरी करते थे, नवीन से ज़्यादा उसकी हर ख्वाहिश को पहले पूरा करते थे। आज पूनम के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ माँ, पापा और नवीन ही घूम रहे थे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब कुछ ही समय में हम लोग मुंबई पहुंचने वाले हैं। कृपया करके अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए। इस आवाज़ से अचानक पूनम की तंद्रा भंग हुई। उसकी आंखों में मानो एक चमक सी आ गई। और आए भी क्यों ना, आखिर 6 साल बाद इंडिया वापस आई थी। मुंबई पहुंचते ही पूनम को उसका देवर सुमित मिल गया। भाभी चलो गाड़ी में बैठो, घर चलते हैं। गाड़ी में बैठकर पूनम ने सुमित से कहा, सुमित तुम प्लीज़ अपने भैया को मत बताना, मुझे पहले मेरे मायके छोड़ दो, मैं शाम को आ जाऊंगी। लेकिन भाभी, घर पर माँ और पापा आपका इंतज़ार कर रहे हैं, प्लीज़ सुमित, मैं शाम को आ जाऊंगी, अभी मुझे मायके छोड़ दो। ठीक है भाभी, कहकर सुमित ने गाड़ी उसके मायके की ओर मोड़ दी। मायके के पास गली में पहुंचे तो पूनम ने कहा, थैंक यू सुमित, पर मुझे यहीं उतार दो, वरना नवीन तुम्हें देखकर भड़क उठेगा। हाँ ठीक है भाभी, जब भी मेरी ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना, पूनम को उतारकर संदीप ने कहा और वहाँ से वापस चला गया। तभी धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाते हुए पूनम सोचने लगी कि कैसे सबका सामना करूंगी, सब लोग न जाने मुझसे कैसे कैसे सवाल पूछेंगे। सोचते हुए पूनम जैसे ही घर के पास पहुंची तो अंदर से आती हुई आवाज़ों से उसके कदम वहीं रुक गए। चुप हो जाओ माँ, कोई खाना नहीं मिलेगा, दिमाग खराब कर रखा है मेरा, जब देखो किसी न किसी चीज़ की मांग कर देती हो। अरे मुझे कौन सा खजाना दिया था, सब कुछ तो उस चरित्रहीन लड़की के नाम कर दिया। नवीन की आवाज़ सुनकर पूनम का दिल बैठा जा रहा था। वो अपनी माँ कल्याणी जी को डांट रहा था। तभी एक और आवाज़ आई, अरे आप उस पूनम को तो फ़ोन करके पूछ लो वो महारानी कहाँ है, आएंगी भी या नहीं, या फिर माँ के मरने पर ही आएंगी, ठाका लगाते हुए नवीन की पत्नी ने कहा। तो नवीन अपनी माँ से बोला, देखो माँ, मुझे नहीं पता वो चरित्रहीन आएगी भी या नहीं, और ना ही मुझे कोई उससे मिलने में दिलचस्पी है। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस ज़मीन और दुकान से मतलब है जो तुम्हारे पति मोहनलाल उस भागी हुई लड़की के नाम कर गए। अपने भाई की बात सुनकर पूनम का मन तो कर रहा था कि अभी जाकर नवीन के गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा जड़ दूं, लेकिन अकेले होने के डर से पूनम ने अभी कुछ भी करना उचित नहीं समझा और दबे पांव वहां से बाहर आ गई। गली के बाहर आकर उसने अपने देवर सुमित को फ़ोन किया और उसे वहां से ले जाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद सुमित पूनम को लेकर अपने घर पहुंच गया। अपने ससुराल पहुंचते ही पूनम ने अपने सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पूनम को इस हालत में देखकर उसके ससुर ने थोड़ा चिंतित होते हुए कहा, बेटा तुम्हारे पापा के जाने का दुख हमें भी बहुत है, मैं उनकी जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं भी तुम्हारे पापा जैसा ही हूँ। क्या हुआ बेटी, इतना उतरा हुआ चेहरा क्यों है? यहाँ बैठो बेटी, पूनम की सास ने कहा। हाँ मम्मी जी, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ, कहते हुए पूनम बाथरूम में चली गई। लेकिन नवीन की बातें उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। भागी हुई लड़की, चरित्रहीन जमीन के कागज, इन सब बातों से उसका और ज़्यादा मन दुखी हो रहा था। फ्रेश होकर पूनम बाहर आई, तब तक उसकी सास चाय बनाकर ले आई। तो चाय पीते पूनम ने अपने सास ससुर को वो सब बातें बता दी जो आज उसने अपने भाई के मुंह से सुनी थी, जिसे सुनकर पूनम के सास ससुर एकदम आग बबूला हो गए। तुम चिंता मत करो पूनम बेटा, तुम्हारा ये पापा तुम्हारे साथ है। पूनम को हौसला देते हुए पूनम के ससुर ने कहा, मिस्टर मोहन लाल जी को कुछ दिन पहले ही
मैंने हॉस्पिटल में देखा था। ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन नवीन उनके साथ था तो कोई बात नहीं हो पाई। बहुत ही कमज़ोर लग रहे थे, नवीन के सहारे ही चल पा रहे थे। पूनम के ससुर उसे ये सब बातें बता ही रहे थे कि तभी पूनम का फ़ोन बज उठा। देखा तो उसके भाई नवीन का ही फ़ोन था। पूनम ने फ़ोन उठाया तो सामने से उसकी माँ की आवाज़ आई, पूनम बेटा मैं बोल रही हूँ, तुम्हें बार बार फ़ोन करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन बिना पूछे रहा नहीं गया। बेटा तुम आ रही हो ना? हाँ माँ मैं आ रही हूँ बोलकर पूनम ने फ़ोन रख दिया और अपने ससुर से बोली, पापा जी मुझे वहाँ जाना ही होगा, मैं मेरी माँ को वहाँ इस हालत में नहीं देख सकती। हाँ बेटा तुम सुमित की गाड़ी लेकर चली जाओ और कुछ भी मदद चाहिए तो मैं फ़ोन कर देना। जी पापा बोलकर पूनम अपने देवर की गाड़ी लेकर सीधी अपने मायके चली गई। माँ की हालत के बारे में सोच सोचकर मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। आंखों के सामने नवीन का चेहरा आ रहा था, कैसे माँ को डांट रहा था। तभी उसे याद आया कि माँ ने शायद कुछ नहीं खाया होगा, इसलिए पूनम ने बाहर से कुछ खाने का सामान पैक करवा लिया और सीधी मायके पहुंच गई। वहां जाकर उसने डोरबेल बजाई तो कुछ समय के बाद एक 16-17 साल की लड़की ने आकर दरवाज़ा खोला। थोड़ी देर के लिए पूनम सोच में पड़ गई कि ये कौन हो सकती है। तभी अंदर से आवाज़ आई, अरे मनु कौन है गेट पर? दीदी कोई दीदी आई हैं और कुछ बोल भी नहीं रही हैं। इतने में वो मोहतरमा खुद चलकर आ गई और पूनम से बोली, जी कहिए किससे मिलना है आपको? तो पूनम ने धीरे से कहा, जी मैं पूनम। ओह अच्छा पूनम दीदी माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको कभी देखा नहीं था ना तो इसलिए नहीं पहचाना। मैं सुमन नवीन की पत्नी और आपकी भाभी हूँ। अरे ये मनु मेरी छोटी बहन है, आइए आप अंदर आइए, अपना परिचय देते हुए नवीन की पत्नी सुमन ने कहा और पूनम को अपने कमरे में ले गई जहाँ पहले से कुछ लोग मौजूद थे। सुमन ने सबका परिचय कराते हुए कहा, दीदी ये मेरी मम्मी पापा हैं और ये मेरा छोटा भाई जिगर है और मनु जो आपसे पहले ही मिल चुकी है। पूनम ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, उसे तो सिर्फ अपनी माँ से मिलना था। पता नहीं किस हाल में होंगी बेचारी। थोड़ी देर बाद पूनम ने माँ से मिलने की इच्छा जताई तो सुमन ने अपनी बहन मनु को कुछ इशारा किया तो वो पूनम को उसकी माँ कल्याणी जी के कमरे में ले गई। माँ की ओर देखते ही पूनम सन्न रह गई। इतने सालों बाद माँ से मिलते ही वो अपने आप को रोक न सकी और माँ के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ बाबूजी चले गए। माँ भी इतने दिनों बाद बेटी को देखकर रोते रोते वहीं जमीन पर बैठ गई। माँ की आवाज़ में एक अलग ही दर्द नजर आ रहा था। बाबूजी के जाने के दुख के अलावा भी बहुत कुछ था जो माँ के विलाप में उसे साफ दिखाई दे रहा था। तभी कुछ देर बाद पूनम का भाई नवीन कमरे में आया। पूनम पापा नहीं रहे और सुबह सुबह कर रोते हुए माँ के गले से लग गया। कुछ देर पहले नवीन और भाभी के नवीन को देखकर पूनम दंग रह गई। आखिर ऐसा क्यों जो नवीन सुबह माँ को डांट रहा था वो अभी माँ के गले लगकर रो रहा था, माँ से इतनी प्यार से बातें कर रहा था। तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ पूनम के लिए कुछ चाय पानी लेकर आओ, इतने लंबे सफ़र से आई है, थक गई होगी। नवीन ने सुमन को ऑर्डर देते हुए कहा। अरे मैं तो बताना ही भूल गया, ये सुमन मेरी पत्नी और तुम्हारी भाभी है। नवीन ने पूनम को अपनी पत्नी का परिचय देते हुए बताया। नहीं कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने खाने का सामान खुद साथ लेकर आई हूँ। हाथ में पकड़े लिफाफे की ओर इशारा करते हुए पूनम ने कहा। तो नवीन बोला, मतलब अभी तक तुमने हमें माफ़ नहीं किया पूनम। अपनी गलतियों के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत कुछ सुना दिया था। माँ आप ही कुछ बोलो ना। इसे तो माँ के कहने पर पूनम ने हामी भर दी। तो सुमन रसोई घर में खाना बनाने चली गई तो नवीन भी उसके पीछे पीछे चला गया। अब कमरे में पूनम और उसकी माँ अकेली रह गई थी। सबके बाहर जाते ही पूनम ने अपनी माँ से पूछा, माँ पिताजी को क्या हुआ था? पिताजी ने सब मेरे नाम क्यों करवा दिया? और इतने सालों में मुझे आप सभी ने फ़ोन क्यों नहीं किया? नवीन की शादी में भी मुझे नहीं बुलाया। न जाने पूनम ने कितने ही सवाल पूछ डाले। तभी अचानक से माँ की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। पूनम मेरी बच्ची माफ़ कर दे हमें। बेटा तेरे बाबूजी चले गए, अब कौन सहारा होगा मेरा? बेटा ये 2 टुकड़े ज़मीन हमारा घर खा गए। बेटी इन टुकड़ों ने सब कुछ ख़त्म कर दिया, इसीलिए ये सब दे दे। बेटी नवीन को और मुझे अपने साथ ले चल। बेटी माँ ने अपने अंदर का दर्द बयां करते हुए कहा तो पूनम ने माँ के आंसू पोंछते हुए बोली, माँ चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ और सुबह जिस तरह से नवीन आपसे
बातें कर रहा था, मैंने सब सुन ली थी। बताते हुए पूनम दुखी हो गई। तभी कल्याणी जी ने कहा कि बेटी, तुम्हारी शादी के बाद जब उसने तुम्हें बाहर से भेज दिया था, उस दिन घर में तुम्हारे पिताजी और नवीन के बीच बहुत झगड़ा हुआ। तुम्हारे पिताजी इस रिश्ते के खिलाफ नहीं थे, वो तुम्हें वापस बुलाना चाहते थे। उन्होंने नवीन को बहुत समझाया कि मेरी बेटी ने अपनी पूरी पढ़ाई करके नौकरी लगने के बाद शादी की है और अपनी पसंद से शादी करना कोई गलत काम नहीं है। जब तुमने उनकी बात नहीं मानी तब उसने कोर्ट मैरिज की है, वरना उसने तो हमें बताया था। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो नवीन ने तुम्हारे पिताजी को डांटते हुए कहा, अगर इस घर में रहना है तो उस चरित्रहीन लड़की से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, वरना तुम दोनों को भी अभी के अभी घर से निकाल दूंगा। तो तुम्हारे पिताजी भी चुप रह गए। उसके बाद कुछ दिन तो सब ठीक ठाक था, लेकिन एक दिन तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी एफडी की बात घर में चलाई तो नवीन सीधा तुम्हारे पिताजी से झगड़ा करने लगा। वो एफडी के पैसे अपने अकाउंट में चाहता था और पापा तुम्हारे लिए रखना चाहते थे। कई दिनों तक इस बात पर दोनों में कहासुनी हुई और आखिर में तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे नाम पर एक दुकान खरीद ली। मैंने भी उन्हें बहुत समझाया कि पूनम अपने घर में खुश है, कुछ करना है तो नवीन के नाम पर कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये घर और एक प्लॉट अभी तो मेरे नाम पर है, लेकिन मेरे जाने के बाद तो ये बेटे का ही हो जाएगा। नियति पूनम बेटी, नियति बहुत बड़ी चीज होती है। नवीन की नियति में खोट भरा था। उस दिन उसने तुम्हारे पिताजी पर हाथ उठा दिया। उस दिन से तुम्हारे पिताजी कभी ठीक ही नहीं हुए। कभी कुछ तो कभी कुछ बीमारी ने उन्हें घेर लिया था। लेकिन फिर एक दिन सुमन को लेकर नवीन ने शादी की बात छेड़ी तो तुम्हारे पिताजी ने कहीं से पता लगाया तो सुमन और उसके घर वालों के बारे में किसी ने अच्छी राय नहीं दी। ये लोग सिर्फ ज़मीन जायदाद देखकर ही हमारे साथ रिश्ता जोड़ना चाहते थे और सुमन का चाल चलन भी कुछ ठीक नहीं था। जब तुम्हारे पिताजी ने ये सब बातें उससे कहीं तो वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। तो तुम्हारे पिताजी ने कहा कि जब पूनम ने लव मैरिज की थी तब लोग लाज बीच में आ गई और आज नहीं आएगी क्या। तो नवीन सुमन के प्यार में अंधा हो चुका था। उसके खिलाफ एक भी शब्द सुनना उसे पसंद नहीं था। इसलिए एक दिन फिर उसने तुम्हारे पिताजी पर हाथ उठा दिया। रोते रोते कल्याणी जी ने अपनी बेटी को सारी बातें बता दी। पूनम के मन में कितना कुछ चल रहा था, अपने आप को कितना असहाय महसूस कर रही थी। एक पिता पर हाथ उठाना कहाँ का धर्म है। मेरी शादी में इतनी प्रॉब्लम थी और खुद ने क्या किया। आज उसे नवीन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। माँ, मैं दोनों का मुंह तोड़ दूंगी अगर अब मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक किया तो। कितने घटिया लोग हैं, पूनम ने गुस्से में आते हुए बोला। हाँ हाँ, घटिया तो लगेंगे ही। अब तुम्हें सब पता तो चल गया है, नवीन ने कमरे में घुसते हुए पूनम से कहा। और मैंने तुम लोगों को मना किया था ना। अपनी माँ की तरफ देखते हुए नवीन उनके मुंह पर एक तमाचा जड़ने ही वाला था कि पूनम ने उनका हाथ बीच में पकड़ लिया। अरे वाह, बहुत हिम्मत आ गई है, और आए भी क्यों ना, हिम्मत करके ही तो भागी थी ना घर से। पूनम से अपना हाथ छुड़ाते हुए नवीन ने कहा और अपनी पत्नी सुमन को आवाज़ लगाने लगा। सुमन, कहाँ मर गई हो तुम। तो सुमन दौड़कर उसके पास आई। तुम्हें मैंने कहा था ना कि इन माँ बेटी को अकेले मत छोड़ना, और तुमने वही किया। सब बता दिया इस बुढ़िया ने। कोई बात नहीं जी, कल तक दोनों माँ बेटी को इसी कमरे में बंद कर दो। इस बार उनके साथ उनकी बेटी को भी भूखा मरने दो। कहते हुए सुमन जैसे ही गेट बंद करने के लिए गई तो अचानक से गेट पर किसी की दस्तक से सब घबरा गए। सब लोग अंदर जाकर बैठो, इतना कहकर नवीन गेट की ओर बढ़ गया। खोलते ही सुमित पुलिस के साथ अंदर आया। भाभी भाभी, वो आते ही पूनम को आवाज़ लगाने लगा। तब उसे समझ में आया कि क्यों सुमित ने उसका फ़ोन ऑन रखने के लिए बोला था। पुलिस को देखकर नवीन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अचानक से उसके साथ क्या हो गया। पूनम कमरे से बाहर आकर पुलिस से बोली, हाँ इंस्पेक्टर साहब, आज तो सब ठीक है, शायद कल आपकी ज़रूरत होगी। पूनम ने नवीन को चेतावनी देते हुए कहा और अपनी माँ से बोली, माँ आप भी मेरे साथ चलिए। अरे नहीं बेटी, मैं क्या करूँगी, कल तुम सुबह आ जाना, नवीन से डरते हुए माँ ने कहा। तो पूनम माँ के कमरे से अपना पर्स लेने अंदर गई। तभी पीछे पीछे कल्याणी जी भी कमरे में आकर पूनम को एक लेटर देते हुए बोली कि तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हारे लिए लिखा था, जो कभी भी पोस्ट नहीं कर पाए, और इस लेटर को पढ़ने के बाद तुझे सब समझ में आ जाएगा। पूनम ने चुपचाप वो लेटर अपने बैग में रख लिया। माँ, अपना ध्यान रखना, मैं सुबह सबके साथ आऊँगी और इस सारे मामलों को सुलझा दूँगी। इतना कहकर पूनम वहाँ से अपने देवर सुमित के साथ निकल गई। ससुराल पहुँचते ही उसके सास ससुर ने कहा, वहाँ सब कैसे हैं बेटा। माँ, पापा जी वहाँ कुछ भी ठीक नहीं है।
नवीन के सर पर जमीन का भूत सवार चढ़ा है। अगर आज सही समय पर सुमित नहीं आया होता तो उसने मुझे और माँ को कमरे में बंद कर देना था। बताते हुए पूनम कपकपाने लगी तो पूनम के ससुर उसे समझाते हुए बोले, बेटा तुम जाकर आराम करो, मैंने मिस्टर वर्मा को बुलाया है, वो हमारे फैमिली वकील हैं, तुम्हें जो भी फैसला लेना है सोच समझ कर लेना। तो पूनम अपने कमरे में जाकर ऐसे ही बिस्तर पर लेट गई। तभी अचानक उसे माँ का दिया हुआ लेटर याद आया तो उठकर वो लेटर पढ़ने लगी। मेरी राजकुमारी, जब तुम्हें ये लेटर मिलेगा उस समय पता नहीं मैं इस दुनिया में रहूंगा भी या नहीं, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। तुम्हारे पापा पहले भी तुम्हारे खिलाफ नहीं थे और अब भी तुम्हारे खिलाफ नहीं है। आज भी तुम मेरी वही छोटी सी राजकुमारी हो। बेटा हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं उस दिन तुम्हें नहीं रोक पाया। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी बेटी कुछ भी गलत नहीं कर सकती है, लेकिन नवीन की बातों से मैं तुम्हें वापस नहीं बुला पाया। बहुत बार मिलने की कोशिश की लेकिन कभी पूरी नहीं हो पाई। बेटा मेरा प्यार हमेशा तुम लोगों के साथ रहेगा। संदीप बहुत अच्छा इंसान है, शायद इतना अच्छा राजकुमार तो मैं भी कभी तुम्हारे लिए नहीं ढूंढ पाता। बेटी, ये लेटर लिखने के बस दो ही मकसद हैं, एक तो तुमसे अपने किए की माफ़ी मांगना और दूसरा तुमसे परिवार को एक रखने की विनती करना। बेटा तुम्हें सब पता चल गया होगा कि मैंने सारी ज़मीन जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। तुम्हारी माँ के नाम करता तो नवीन उनसे हड़प कर सब अपने नाम करवा लेता और तुम्हारी माँ को घर से बाहर निकाल देता और तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि नवीन अभी अपने ससुराल वालों के कहने पर ही चल रहा है। उसे अभी अपने परिवार की बिल्कुल चिंता नहीं है। पूनम वो सब पढ़ी रही थी, तभी उसके ससुर ने आकर कहा, पूनम बेटा बाहर वकील साहब आए हुए हैं, फ्रेश होकर बाहर आ जाओ। तो पूनम मुंह धोकर बाहर आ गई। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, कैसे हो और क्या सोचा है आपने, कैसे करना है? ये सब तो पूनम ने अपने प्लान के बारे में सब वकील अंकल को बता दिया और सारे कागजात तैयार करने के लिए बोल दिया। अगले दिन सुबह पूनम वापस अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। बेटा आज हम लोग भी उनकी 13वीं के कार्यक्रम में शामिल होंगे, पूनम के ससुर ने कहा। तो पूनम बोली, ठीक है पापा जी, लेकिन मैं अभी निकलती हूँ, आप लोग 11 बजे के आसपास आ जाना, कहकर पूनम स्कूटी लेकर चली गई। घर पहुंचते ही सीधा माँ के कमरे की ओर जा ही रही थी कि तभी उसे अपनी भाभी के कमरे से आवाज़ सुनाई दी। उसकी माँ कह रही थी, देख बेटी, मैं बहुत समय से देख रही हूँ, तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो। कहीं तुम्हें नवीन से प्यार तो नहीं हो गया है ना? तुमने हमारा काम किया या नहीं? तभी सुमन ने कहा, काम तो हो गया है माँ, लेकिन मैंने नवीन को दवाई देनी बंद कर दी है। मैं उसे और धोखा नहीं दे सकती हूँ। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वैसे भी वो ये सब मेरे लिए ही तो कर रहा है। सुमन की बात सुनते ही उसकी माँ ने चौंकते हुए कहा, क्या दवाई देनी बंद कर दी? सुमन ऐसा करोगी तो सब कुछ हमें कैसे मिलेगा? अभी तक सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। लेकिन माँ, प्लान तो ऐसे भी हो जाएगा, उसके लिए नवीन को मारने की क्या ज़रूरत है? जब उसे सब सच्चाई पता चल जाएगी तो अपने आप ही सदमे से मर जाएगा। वैसे भी उसकी बहन पूनम आ चुकी है, उसे सब पता चल चुका है, अब उसका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। कहते हुए सुमन हंसने लगी। तभी उसकी माँ ने कहा, तुमने नवीन को बताया या नहीं? प्लान के मुताबिक अब तक बता देना चाहिए था, ताकि वो थोड़ा और ज़्यादा ज़मीन के लिए माँ और पूनम को परेशान करे। लेकिन तुमने तो उसे दवाई देना भी बंद कर दिया, जिसके कारण उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर नवीन नॉर्मल हो गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। गुस्से में सुमन की माँ ने कहा, इतना बड़ा धोखा, इन दोनों माँ बेटी ने इतना बड़ा प्लान बनाया है, मुझे नवीन को ये बताना होगा। लेकिन सुमन द्वारा दी गई दवाई के कारण नवीन गुस्से में कहीं मुझे ही कुछ ना कर दे। पूनम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इतने में पंडित जी को आता देख पूनम अपने आंसू साफ करके उन्हें प्रणाम करते हुए आगे बढ़ गई। थोड़ी देर में 13वीं की जो क्रियाक्रम होते हैं वो शुरू हो गए। धीरे धीरे सब पड़ोसी और रिश्तेदार आना शुरू हो गए। पूनम के ससुर और देवर भी आ गए थे। तो पूनम सुमित को एक तरफ ले जाकर अपनी भाभी और उसकी माँ के बीच हुई सारी बातें बता दी। दोनों ने आपस में कुछ बातें की और सुमित वहाँ से चला गया। क्रियाक्रम पूरे होने के बाद पंडित जी ने मोहनलाल जी के बारे में बोलना शुरू किया। सब लोग उनके बारे में अच्छा बोल रहे थे। सुमन और उसकी माँ ने भी उनके बारे में बोला। पूनम का मन कर रहा था कि अभी उठकर जाए और सबको इन दोनों माँ बेटी की असलियत बता दे, लेकिन पूनम बार बार पीछे मुड़कर किसी का इंतज़ार कर रही थी। अब बारी पूनम की थी पापा के लिए कुछ बोलने की। पूनम ने जैसे तैसे अपने पर काबू रखकर बोलना शुरू किया। तभी सामने से सुमित को आते देख पूनम का हौसला और ज़्यादा बढ़ गया। पापा के बारे में बोलने के बाद भी पूनम ने बोलना जारी रखा। 2 टुकड़े ज़मीन शायद इसलिए मुझे यहाँ बुलाया गया है।
और अगर ये भी नहीं होती तो मुझे कभी बाबूजी के जाने का पता ही नहीं चलता। मैं अपने बाबूजी की एक बहादुर बेटी हूँ। हर बात पर मैं नहीं रोऊंगी। नवीन, मुझे इस ज़मीन का कुछ भी नहीं करना। भगवान ने संदीप जैसा जीवन साथी देकर मुझे सब कुछ दे दिया। मैंने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि माँ बाप की ज़मीन पर बेटी का हक नहीं होता, ये बात तुम दिमाग से निकाल दो। वो अपना हक सिर्फ इसलिए छोड़ देती हैं ताकि उनका मायका बना रहे। बाबूजी के जाने के बाद मुझे सिर्फ ज़मीन के लिए यहाँ बुलाया गया है। इससे इतना तो साफ है कि मेरा तो मायका भी नहीं रहा, और मेरे जाने के बाद माँ का क्या होगा मुझे खुद नहीं पता। लेकिन तुमने बीते सालों में जो माँ बाबूजी के साथ किया है, उसके लिए मैं तुम्हें शायद एक बार के लिए माफ़ कर भी दूँ। लेकिन वो ऊपर वाला सब देखता है, सबका हिसाब यही होता है। पूनम को ये सब बोलते देख नवीन उसे गुस्से से बोला, जिस काम के लिए यहाँ आई हो उससे उसकी बात करो और यहाँ से रफा दफा हो जाओ। मुझे तुम्हारी किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथ ले जाओ अपनी माँ को, वैसे भी वो मुझ पर एक बोझ ही है। नवीन की बात सुनकर भी पूनम ने उसकी किसी भी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उसके चुप होने का इंतज़ार करने लगी। तभी नवीन की पत्नी सुमन उठकर आई और पूनम से बोली, दीदी आप फालतू में ही बात को बढ़ा रही हैं। मैं आप और हर लड़की अपना मायका छोड़कर आते हैं और आप अपने ही घर की बातें सबके सामने उड़ा रही हो। आपकी इन बातों से बाबूजी की आत्मा को बहुत दुख पहुंचेगा। अपनी भाभी की बात सुनकर पूनम ने कहा, बिल्कुल सही कहा भाभी तुमने, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इन सबको भी पता चले कि एक ज़मीन इंसान को कितना गिरा देती है। आज मैं चुप नहीं रहूँगी। काश मैं 6 साल पहले भी चुप ना रहकर बाबूजी से मिलने आ जाती तो आज ये नौबत ही ना आई होती। पूनम ने सुमन की बात का जवाब देते हुए कहा, खैर मुझे किसी से कोई बहस नहीं करनी है, इसलिए मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। नवीन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा हक तुम्हें मिलकर रहेगा, लेकिन गलत हाथों में नहीं जाने दूंगी। क्यों सुमन, भाभी की माँ सही कहा ना। मैंने अचानक पूनम ने सुमन की माँ की ओर इशारा करते हुए कहा तो वो दोनों माँ बेटी एकदम से हक्की बक्की रह गई। हाँ बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, सुमन की माँ ने अपने आप को संभालते हुए कहा। तभी पूनम अपने भाई नवीन से बोली, नवीन एक बार यहाँ आओ और ये पापा का लिखा हुआ लेटर सबके सामने पढ़कर सुना दो। पूनम बेटा ये क्या कर रही हो, अनर्थ हो जाएगा। बेटा, पूनम की माँ कल्याणी जी ने पूनम को रोकते हुए कहा। नहीं माँ, कुछ अनर्थ नहीं होगा, सब सही होगा। बेटा नहीं हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगी। बाबूजी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है मुझे। पूनम ने अपनी माँ का हाथ थामते हुए कहा। तभी लेटर पूरा पढ़कर नवीन ने गुस्से से कहा, ये सब क्या बकवास है, सब कुछ गलत लिखा है। इसमें मैं कैसे मानूं कि ये बाबूजी ने ही लिखा है। ये तुम्हारी भी तो चाल हो सकती है। तुमने सुमन पर शक भी कैसे कर लिया, वो तो तुम्हारी इतनी इज्जत करती है, और वैसे भी तुम कुछ भी कर लो, ज़मीन तो मैं लेकर ही रहूँगा। पूनम पर चिल्लाते हुए नवीन ने कहा। तभी सुमन की माँ ने सुमन के पिताजी से कहा, चलिए जी हम यहाँ से चलते हैं। अरे आंटी जी, इतनी भी क्या जल्दी है, फैसला नहीं सुनना क्या कि किसको कितनी ज़मीन मिली है? बस थोड़ा सा इंतज़ार और कर लीजिए, फिर आराम से चले जाना। पूनम सुमन की माँ को रोकते हुए बोली, नहीं हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना है। तुम्हारी ज़मीन किसी को भी मिले हमें क्या, हम तो यहाँ तुम्हारे बाबूजी की तेरहवीं में शामिल होने आए थे। खैर तुम लोगों ने ये सिला दिया। सुमन की माँ वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगी। आपको फ़र्क नहीं पड़ता? अरे जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि नवीन के नाम कितनी ज़मीन है, फिर वो आप अपने नाम कैसे करोगे? क्यों सुमन भाभी, सही कहा ना मैंने? इस क्या बकवास कर रही हो तुम, पागल वागल तो नहीं हो गई हो? डरते हुए सुमन की माँ ने पूनम को कहा। तभी सुमन भी नकली आंसू बहाते हुए बोली, दीदी आप ये सब क्या कह रही हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और आप मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो? सब पता लग जाएगा भाभी जी। कहते हुए पूनम ने सुमित को कुछ इशारा कर किसी को बुलाने के लिए कहा, और सुमित इतने में वकील और पुलिस के साथ अंदर आया। अभी भी आपको कहीं जाना है या फैसला सुनना है? पूनम ने जाने के लिए खड़े हुए सुमन की माँ और उसके पिताजी से कहा। तो पुलिस के डर से सुमन की माँ और पिता दोनों वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। तभी पूनम अपनी भाभी से बोली, अच्छा तो भाभी अब आप अपना प्लान खुद बताएंगी या वो भी मुझे बताना होगा? पूनम तुम ये क्या बकवास कर रही हो, इन सब का अंजाम बहुत बुरा होगा। जो भी तुम कर रही हो सही नहीं कर रही हो। मैं सुमन से बहुत प्यार करता हूँ और उसके खिलाफ कुछ भी सुन नहीं सकता। पूनम को चेतावनी देते हुए नवीन ने कहा। तो पूनम बोली, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, कसूर तो उस दवाई का है, लेकिन ये सब मैं नहीं बताऊंगी, सुमन खुद तुम्हें बताएगी। पूनम की बात सुनकर सुमन और उसकी माँ के होश उड़ गए और दोनों एक दूसरे को देखने लगी।
अभी आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे क्या? क्या ये बात भी मुझे बतानी होगी? पूनम ने एक बार फिर अपनी भाभी से कहा। आज पूनम में इतनी हिम्मत कहाँ से और कैसे आ गई थी, ये देखकर वो खुद भी हैरान थी। आप लोगों की चुप्पी देखकर ही लग रहा है कि सब मुझे ही बताना होगा। आखिर 2 टुकड़े जमीन का फैसला मुझे ही करना है। दोनों को बुत बने देख पूनम हंसते हुए बोली, दरअसल बात यह है नवीन, आपकी पत्नी सुमन आपको हमेशा हर रोज़ एक गोली देती है जिससे आपका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अब मैंने वो गोली देना बंद कर दी है। पूनम की बात को बीच में काटते हुए सुमन ने कहा तो सबकी नज़र सुमन की ओर चली गई। नवीन भी गुस्से से सुमन की ओर देखने लगा। तभी बात को आगे बढ़ाते हुए पूनम ने कहा, इन दोनों माँ बेटी के प्लान के मुताबिक आपकी पत्नी सुमन वो ज़मीन अपने नाम करवाना चाहती है और फिर तुमसे तलाक लेकर यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि इनका धंधा ही ये है। कहते कहते पूनम रोते हुए वहीं ज़मीन पर बैठ गई। तभी सुमन चिल्लाते हुए बोली, ये सरासर गलत है, आप कुछ भी अनाप शनाप बके जा रही हैं। क्या सबूत है आपके पास कि हमने ये प्लान बनाया था? तभी पूनम अपनी माँ का सहारा लेते हुए उठी और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ मुझे पता था कि मेरी इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा, इसलिए आज सुबह आप दोनों माँ बेटी आपस में बातें कर रही थी, वो सब मैंने अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर ली थी। कहते हुए पूनम ने अपने फ़ोन में से की हुई रिकॉर्डिंग सबको सुना दी। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही पूनम अपने भाई नवीन की ओर देखकर बोली, अभी भी आपको कुछ सुनना बाकी है क्या? मौका पाते ही सुमन की माँ वहाँ से भागने लगी, लेकिन तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। तभी गुस्से में आकर नवीन अपनी पत्नी सुमन की ओर चाकू लेकर भागा, तो वहाँ खड़े कुछ लोगों ने नवीन को पकड़ लिया। तभी पूनम ने सुमन और उसके परिवार वालों को पुलिस के हवाले करते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इन्हें यहाँ से। न जाने कितने ही लड़कों को अपने जाल में फंसाकर इन्होंने उनकी प्रॉपर्टी छीनी है। तो पुलिस उन्हें वहाँ से लेकर चली गई। तभी पूनम वहाँ खड़े लोगों से बोली, मुझे इस ज़मीन से कुछ नहीं चाहिए, ये जो कुछ भी हुआ है अब मैं उसका भी मामला ख़त्म कर देना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि बाबूजी ने मेरे नाम एक घर, एक दुकान और एक प्लॉट किया है। बाबूजी ने मुझ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मैं किसी का भी हक नहीं रखना चाहती, इसलिए मैंने बहुत सोच समझ कर ही फैसला लिया है। ये घर जिसमें बाबूजी और हम सबकी यादें हैं, मैं इसे नवीन के नाम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ इसे हमेशा अच्छे से संजोए रखेगा। और एक दुकान जो बाबूजी ने मेरे एफडी के पैसों से ली थी, वो और एक प्लाट मैं माँ के नाम करती हूँ, लेकिन माँ को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। तभी नवीन रोते हुए पूनम से माफ़ी मांगते हुए बोला, प्लीज़ पूनम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ और माँ बाबूजी के साथ बहुत गलत किया है। इसके लिए आप मुझे जो सज़ा देना चाहती हो दे सकती हो, लेकिन इस तरह माँ को अपने साथ ले जाकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। कहते कहते नवीन फूट फूट कर रोने लगा। तो बेटे को इस तरह पश्चाताप की अग्नि में जलते देख कल्याणी जी की आंखें भर आईं। उसने अपनी बेटी से कहा, पूनम बेटा तूने बहुत अच्छा फैसला किया है, लेकिन बेटी अब मैं भी इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि इस घर से तुम्हारे बाबूजी की बहुत यादें जुड़ी हैं बेटा। लेकिन माँ लेकिन कुछ नहीं बेटी, अब मेरी तरफ से तुम बेफिक्र रहना। बेटी अब ये तुम्हारा भाई नवीन पहले वाला नवीन नहीं रहा। मुझे पूरा यकीन है ये अपने बाबूजी के घर को बहुत अच्छे से संजो कर रखेगा, और मैं भी इसी के साथ रहना चाहती हूँ बेटा। तो पूनम की आंखें भर आईं। उसने कहा, ठीक है माँ, एक बेटी को और क्या चाहिए, उसके माँ बाप सुखी हों तो बेटी तो अपने आप ही सुखी रहती है। कहते हुए पूनम अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर अपने ससुर और देवर के साथ वहाँ से रवाना हो गई और अगले ही दिन वापस अपने बच्चों के पास विदेश जाने के लिए निकल गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।